हेलो लर्नर, आई एम रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम जो है कि स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें दो ही इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा जो है कि क्लासिकल और दूसरा है कीन्सियन। और आगे जो भी हमारे जो इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होंगे वो हम करेंगे, लेकिन अभी हम यही दोनों करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पहली वाली वीडियो बनाई थी, उसमें जो मैंने बताया था कि कीन्स क्या बताते हैं और क्लासिकल क्या बताते हैं, उसमें मैंने एक समराइज में बताया था कि जो है कि कीन्सियन जो है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि ये एक जनरल फिनोमेना नहीं है, और जबकि ये स्पेशल केस है। और जबकि क्लासिकल कहते नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट एक जनरल फिनोमेना है। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट होती है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है। और जबकि कीन्सियन कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जिस्ट होती है, यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब इनका होता है, वॉलंट्री नहीं। और कीन्सियन जो है शॉर्ट रन होता है, क्लासिकल जो है लॉन्ग रन में होता है। और एग्रीगेट सप्लाई का लॉन्ग रन में ये जो है फिक्स वर्टिकल मान के चलते हैं। और जबकि कीन्स जो है शॉर्ट रन एग्रीगेट को ये अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। और जो कि लॉन्ग रन में ये भी बताते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन इनकी जो थ्योरी है वो शॉर्ट रन की है। और उसके बाद जो है कीन्स जो है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। प्राइस और वेज रिजिडिटी होती है। क्लासिकल कहते हैं कि प्राइस और वेज जो है फ्लेक्सिबल होता है और मार्केट मैकेनिज्म काम करता है। यहाँ पे एक इनविजिबल हैंड जो कि कॉन्सेप्ट दिया है एडम स्मिथ, ये बोलते हैं कि मार्केट में ये काम करता है। तो हम समराइज जो मैंने बताया, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो जो कि क्लासिकल है, क्लासिकल में आते हैं हमारे एडम स्मिथ, थॉमस माल्थन, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल और डेविड रिकार्डो आते हैं, ठीक। और कीन्सियन में हमारे कीन्स आते हैं। इसके बाद आता है नियो कीन्सियन, नियो कीन्सियन आता है, नियो क्लासिकल आता है। तो ये भी स्कूल थॉट है, नियो कीन्सियन, नियो क्लासिकल। तो हमें यहाँ पे जो बेसिकली कीन्सियन और क्लासिकल के बारे में पढ़ेंगे, आगे वाले स्लाइड में हम नियो क्लासिकल जिसमें हिक्स और पिगू आते हैं और कीन्सियन नियो क्लासिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। रॉबर्ट लुकास जिन्होंने हमारी रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी दी थी, सार्जेंट, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम डेविड रिकार्डो, माल्था जे एस मिल थे। तो जे एस मिल का एक फेमस स्टेटमेंट है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जे एस मिल का एक फेमस स्टेटमेंट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और उसके अपोज में जो है कीन्स बोलते हैं डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्लासिकल और कीन्सियन किस पॉइंट पे डिफरेंट हैं। तो पहला है द रिलेटिव रोल्स प्ले बाय सप्लाई एंड डिमांड इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेज। ये आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट और प्राइस के डिटर्मिनेशन में किस तरह सप्लाई और डिमांड जो है डिफरेंट है। जैसे कि हमारा क्लासिकल बोलते हैं कि हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ये वर्टिकल होती है इन लॉन्ग रन में, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। किन्स बोलते हैं ये अपवर्ड स्लोपिंग को लेके चलते हैं क्योंकि ये शॉर्ट रन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो कि हमारा आउटपुट का डिटर्मिनेशन डिफरेंट हो जाएगा। और डिटर्मिनेशन डिफरेंट होने से यहाँ पे प्राइसेज और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सप्लाई कम या ज़्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम या ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट कम होगा लेकिन और प्राइसेज भी कम होंगे। लेकिन जितने प्राइसेज यहाँ पे कम होते हैं उससे उतने ज़्यादा नहीं होते और यहाँ पे आउटपुट हमारी फिक्स ही रहती है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस और वेज इन द इकोनॉमी। तो क्लासिकल जो है कि हमारा जो है कि प्राइस और वेज को फ्लैक्सिबल मानते हैं, कीन्स नहीं मानते। डाइकोटॉमी बिटवीन रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर। रियल सेक्टर होता है हमारा जो है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, और सप्लाई हम लेते हैं प्राइस और जो है मनी सप्लाई। तो क्लासिकल का वही एक फेमस एजम्पशन कह सकते हैं स्टेटमेंट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ओनली रेफर टू द सेज लॉ, जेबीसी ने दिया था। और कीन्सियन जो है कि इसको रूल आउट कहते हैं क्योंकि ये रिसेशन जब हुआ था हमारा 1929 और 34 में, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 बाय कीन्स। तो उसमें इन्होंने इसे डिनाई किया था और कहा था क्योंकि डिमांड की कमी की वजह से ही हमारा जो है रिसेशन हुआ था। ये उन्होंने एनालाइज किया था कि मंदी होने की वजह जो है डिमांड में कमी होना था, एग्रीगेट डिमांड का कम होना था। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड पे ही उनका जो है कि मेन फोकस रहा है और वो एग्रीगेट डिमांड को वही बताते हैं, इफ़ेक्टिव डिमांड को वो लेके चलते हैं। और इफ़ेक्टिव डिमांड वो बताते हैं किन्स कि इफ़ेक्टिव डिमांड हमारा वहीं पे होगा जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, वो इसे बताते हैं। तो जब हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो उस समय जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट डिक्लाइन हुआ था तो उसकी वजह मेन थी हमारा एग्रीगेट डिमांड में कमी होना। ठीक, तो इसलिए किन्स बोलते हैं कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, क्योंकि उस वक्त जब क्लासिकल मॉडल जो है ग्रेट डिप्रेशन के टाइम फेल हो गया था और सप्लाई, इसलिए इस स्टेटमेंट को भी फेल कहा गया क्योंकि सप्लाई जो है अपना डिमांड जो है क्रिएट नहीं कर पा रही थी। जो स्टेटमेंट है फेल हो गया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और यहाँ पर किन्स सब अपना एक एनालाइज करते हुए बताते हैं कि डिमांड जो होती है वो ओन अपनी जो है सप्लाई क्रिएट करती है, क्योंकि डिमांड होगा तो ऑटोमेटिकली लोग जो है कि सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगा अगर वही हमारी जो है कि सेम जो है कि सप्लाई रहेगी तो प्राइसेज इंक्रीज हो जाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो बहुत सारे फर्म इंटर करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइसेज जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिमांड तो सब यहाँ पे हो जाएगा डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। तो ये हो गया हमारा। और फिर हम जब ये बताते हैं कि सो लॉन्ग एज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन इकोनॉमी, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इनका सिर्फ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से होता है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का होता है कि जो लोग गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स की है उस रेट पे अगर कोई लेबर काम करना चाहता है और करने को तैयार है लेकिन उससे वह काम नहीं मिल रहा है तो उसे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि द क्लासिकल बिलीव इन फ्री ट्रेड एंड मिनिमम इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी एक्टिविटीज़ ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और वो सजेस्ट करते हैं लेजर फेयर पॉलिसी के। फ्रेंच कहते हैं लिव अस अलोन। ठीक, इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट शुड कन्फाइन इट्सेल्फ टू लॉ, डिफेंस एंड गवर्नेंस। तो वो बताते हैं कि इस तरह की इकोनॉमी में जो है कि मार्केट फोर्सेस काम करती हैं जो रियल वेरिएबल जैसे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेज को ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर देती हैं, और ये जो है कि पॉसिबल होता है प्राइसेज और वेज की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। और जबकि क्लासिकल जो है कि क्लासिकल बिलीव करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है हमारी वर्टिकल होती है, एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होती है और देयर इज़ नो चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि जब हमारा जब जैसे कि अगर हमारा ये हमारा वर्टिकल है और हमारी डिमांड इंक्रीज हुई तो यहाँ पे सिर्फ प्राइसेज इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे आउटपुट क्योंकि ये सप्लाई फिक्स्ड है तो इसको तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते, एम्प्लॉयमेंट भी हमारी फिक्स्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज डाउनवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट ड्यू टू रिड्यूस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाई हाउस होल्ड, दिस विल रिजल्ट इन एक्सेज सप्लाई। कि अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है तो जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड यहाँ से बढ़ा, यहाँ से यहाँ गया तो प्राइसेज इंक्रीज हो गए, यहाँ से यहाँ आया तो ये हमारा जो है डिक्रीज हो जाता है और सप्लाई जो है हमारी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कंजप्शन दिस विल रिजल्ट इन एक्सेस सप्लाई एट द प्रिवेलिंग P1। ये यहाँ पे ग्राफ है, एक मिनट। ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई फिक्स है, एग्रीगेट डिमांड ये है, यहाँ पे प्राइस है, ये क्वांटिटी। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा कम हो गया तो यहाँ पे प्राइसेस डिक्रीज हो गई, ये हमारी जो है सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो ये जो कि वापस इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब हमारे वेजेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये वेज और प्राइस को जो है फ्लेक्सिबल मानते हैं। ठीक, और इससे जो है कि हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क
नहीं पड़ता है। और यही हमारी मार्केट क्लासिकल में मार्केट क्लियरिंग कंडीशन है। लेकिन इन द फैक्ट और जो है कि इन द फैक्टर मार्केट वेज रेट विल बी डिक्लाइन सो द फुल एम्प्लॉयमेंट इज मेंटेन, क्योंकि जैसे ही हमारा जो प्राइसेज कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो लोग लेबर को निकालने लगते हैं, तो लेबर जो है कि अनएम्प्लॉयड, तो उसके लिए जो है वेज रेट जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि यही तो हमारा जो है कि यहाँ पे बताया गया कि हमारे जो प्राइसेज होते हैं और वेज फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये इसी को कहते हैं कि हमारा जो है सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, जो कि एक मार्केट क्लियरिंग मॉडल में काम करता है, तो उसे जो है सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म या बोल सकते हैं कि इनविजिबल हैंड इकोनॉमी में काम करता है, जिसमें वेज रेट और प्राइसेज ऑटोमेटिकली चेंज होकर के डिटरमाइंड हो जाते हैं। तो द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आल्सो एज्यूम डाइकोटॉमी बिटवीन रियल वेरिएबल सच एज आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड नॉमिनल वेरिएबल सच एज मनी सप्लाई एंड प्राइसेज। द चेंजेस इन मनी सप्लाई do not influence in output or employment. If there is decrease in money supply, तो level of prices और wage rate will decline, क्योंकि मनी सप्लाई और प्राइसेज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक। और मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, किन्सियन के बारे में देखते हैं कि किन्सियन क्या कहते हैं। तो किन्सियन अप्रोच यहाँ पे वही है कि जो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई के बताते हैं, तो किन्स जो कहते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट रन में प्राइस और वेज रिजिडिटी होती है। मैंने समरी में आपको पहले ही बताया, सो दैट प्राइसेज और वेज रेट डू नॉट डिक्लाइन, क्योंकि अगर एक लेवल के बाद अगर हमारे वेज कम हो जाएंगे तो लोग काम करने से मना कर देंगे और जो स्ट्राइक करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, फिर हमारा लेबर लेजिस्लेशन भी तो काम करता है, तो इसलिए हमारा जो है कि डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई फिक्स बता रहा है, तो डिमांड हमारा क्योंकि वेज रेट डिक्लाइन नहीं करेगी तो डिमांड हमारा जो है कि एग्रीगेट डिमांड की डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वेज रिजिडिटी अराइज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर लेजिस्लेशन काम करता है। और ड्यू टू वेज रिजिडिटी वेज रेट इज़ मेंटेन एट अ हायर लेवल, ठीक, कि हमारा वेज रेट कम नहीं होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें काम कर रही होती है, लेबर लेजिस्लेशन और जो है लेबर जो है कि इनका यूनिट होता है वो। तो आउटपुट डिक्लाइन जो होता है वो एक लेवल तक ही होता है, और जो है इसमें प्राइसेज भी उतने ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होते हैं जितने हमारे क्लासिकल में होते हैं। तो रेसेशन होता है इकोनॉमी में उस वक्त, तो क्योंकि आउटपुट डिक्लाइन होने लगता है तो इकोनॉमी में रेसेशन उसी वक्त, तो किन्सियन ने बताया था। तो इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज, क्योंकि ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि एग्रीगेट सप्लाई का जब वर्टिकल होता है तो उससे क्या होता है, क्योंकि क्लासिकल हमारा वेज को रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो ये बताते हैं कि वेज जब रिड्यूस करेंगे तो किस तरह हमारा जो है कि डिमांड शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारा जो हाउस होल्ड है वही तो वेज अर्न करता है और वही जो है कि हमारा कंजप्शन इंक्रीज करता है, और जब कंजप्शन होगा ही नहीं तो डिमांड नहीं होगी, तो डिमांड जो है कि हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक, वो डिमांड हमारी डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि हाउस होल्ड ही तो वेज अर्न कर रहा है, उसके पास पैसे हो गए ही नहीं तो खाएगा क्या, तो डिमांड ही क्या होगी। तो इसलिए क्योंकि उसको खाने के लिए पैसे चाहिए, तो एक लेवल तक तो हमारा वेज जो है कि होगा फिक्स, कि उसके और वहीं पे जो है कि हमारी वेज रिजिडिटी को बताता है, तो वेज रिजिडिटी की वजह से कि हमारे वेज रेट जो है कि एक लेवल पे फिक्स होते हैं। तो ये बताते हैं कि हमारा शॉर्ट रन में जो है कि ग्रेड सप्लाई कर या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में ये वर्टिकल हो जाता है। तो इस वाले ग्राफ का हमें पूछता है पेपर में ऐसे ये हमारा हो जाता है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो जाता है, और ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग या इंटरमीडिएटरी जोन कहते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है सिंथेसिस भी काम करता है, यहाँ पे क्लासिकल काम करता है, यहाँ पे किन्सियन काम करता है। और किन्सियन हमारा ये वाली सिचुएशन जो होती है लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन होती है, जो कि हम आगे मैक्रो में पढ़ेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, मैं आगे के टॉपिक बता रही हूँ आपको कि ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन काम करती है। यहाँ पे जो है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी
पॉलिसी काम नहीं करती है, यहाँ पे हमारी फिजिकल पॉलिसी काम करती है। ठीक, और क्लासिकल जो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, ये फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंडिचर पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे ये फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और यहाँ पे ये सिंथेसिस व्यू जो कि हमारे हिक्स ने दिया था ISLM का, ये इंटरमीडिएटरी जोन में ही हम ISLM को यूज करते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे आप इंक्लूड करेंगे तो नहीं आएगा। तो इन द शॉर्ट रन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज एदर हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड स्लोपिंग। तो फिगर 1.1 जो हमने एग्रीगेट सप्लाई कर देखा था, वहाँ पे जो है अपवर्ड स्लोपिंग था, और एग्रीगेट डिमांड जो है कि उसमें डिक्लाइन बोथ आउटपुट और प्राइस लेवल। तो मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, वो क्या था फिगर, ये हमारा फिगर था। तो फिगर यहाँ पे देखिए, हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। जब हमारा जो है कि एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि वेज हमारा कम हुआ तो उससे जो है कि अर्निंग कम होगी, तो कंजप्शन कम होगी, तो डिमांड कम होगा। तो डिमांड कम हुआ यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमारा डिमांड कम हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमारा डिमांड कम हो जाता है तो इस प्राइस पे हमारा जो है प्राइस भी कम हो गया और आउटपुट भी कम हो गया। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई दोनों को दिखाया, लेकिन हम किन्सियन जो अभी बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे, केवल एक ग्राफ को। और जो इसके पहले जो क्लासिकल बता रहे थे कि एग्रीगेट सप्लाई फिक्स होती है, तो वहाँ पे जो है कि प्राइसेस कम रिड्यूस करेंगे, तो प्राइसेस कम होने से, क्योंकि वेज कम होगा तो हमारी सप्लाई भी कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, तो इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो हमारा जो है कि आउटपुट, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो सप्लाई हमारी एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये है तो ये हमारा डिमांड आ गया, तो ये वाला सप्लाई तो हमारी एक्सेस सप्लाई होगी ना, तो इसके लिए तो हमें डिमांड को बढ़ाएं। तो यही किन्स कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ जो है कि डिफिशिएंट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी हमारी डिमांड की कमी हो जाती है, इसी वजह से रिसेशन हुआ, मंदी हुई। ठीक, वो इसी को लेके चलते हैं। और फिर इन द केन्सियन मॉडल हाउएवर द एग्रीगेट सप्लाई इज एज्यूम टू बी वर्टिकल। किन्स भी कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है कि होती है वर्टिकल इन द लॉन्ग रन, सो आउटपुट सप्लाई इज द फिक्स, क्योंकि वो उनकी थ्योरी जो है शॉर्ट रन की है, लेकिन वो लॉन्ग रन में बताते हैं कि हमारी जो होती है सप्लाई वो फिक्स होती है। यही मैंने बताया ना, ये यहाँ से यहाँ, तो जो ये लॉन्ग रन वाली है यहाँ पे हमारी सप्लाई फिक्स हो जाती है, और यहीं पे जब हम इसको फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी पे लेवल ले जाते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड इंक्रीज होती है, और डिफिशिएंट डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो C+I+G होता है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू। ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन और जो है कि किन्सियन इनकम और आउटपुट डिटर्मिनेशन मॉडल पढ़ेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पे किन्सियन लॉन्ग रन के लिए जो वर्टिकल बोला और शॉर्ट रन के लिए जो उन्होंने अपवर्ड स्लोपिंग बोला। फिर जो है कि ये नियो क्लासिकल जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं उनमें जॉन हिक्स, पॉल सैमुअल्सन, रॉबर्ट सोलो आते हैं। ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थॉट है उनके बारे में बता रहा है कि क्या होता है। और फिर जो है कि इनके भी जो है कि किन्सियन जो है, क्योंकि क्लासिकल को जो मॉडिफाइड किया था किन्सियन ने, फिर किन्सियन को क्लासिकल को भी इन्होंने नियो क्लासिकल ने भी मॉडिफाइड किया, तो यहाँ से है। फिर जो है कि सर जॉन हिक्स ने हमें ISLM थ्योरी दी थी, जो मैंने बताई आपको कि कैसे हम सिंथेसिस भी यूज करते हैं। और जो सोलो हैं उन्होंने ग्रोथ मॉडल ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल दिया था, जो हमारा स्टेडी स्टेट ग्रोथ है। तो हम आगे चल के ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो है कि अगर आपको जो है कि नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।